करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली में राजयोग कैसे देखे, भाग 4। यह चौथी कक्षा चल रही है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि कुंडली में राजयोग कैसे देखें, तो यहाँ पर लिखा गया कुंडली के में फलादेश कैसे करें। तो यह तो कक्षाएं चलती रहती है, कुंडली बनते हैं, किसी भी कुंडली पर हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि दशम भाव, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि। तो यह पूर्व की कक्षा का जो फोटो बना हुआ था, कुंडली बनी हुई है, उसी पर हम लोग आज समझ लेंगे, सीख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सबसे पहला सूत्र कहा था कि यदि शुक्रदेव मेष राशि में हो, यदि शुक्रदेव मेष राशि में हो तब यह सूत्र लगता है। तो इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव मेष राशि में नहीं है, इसलिए यह सूत्र इस कुंडली में नहीं लगता। यदि किसी भी सदस्य के कुंडली में अगर मेष राशि में शुक्रदेव हो तो उन पर यह सूत्र लगता है। अब यही मेष राशि कुंडली के किस भाव में बना हुआ है, तो इस उदाहरण कुंडली में मेष राशि यहाँ नवम भाव में है। अगर यहीं पे शुक्रदेव होते और अंशात्मक मान इनका कम होता, अब यहाँ पर 834 है तो ठीक है, अगर यही अंशात्मक मान होता, शुक्रदेव यहाँ पर होते तो अश्विनी नक्षत्र में हो जाते, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ में हो गए जो पंचमेश हैं, शनि देव हैं जो सप्तमेश हैं, यहाँ शनि देव नीच के हैं, बकरी हैं, तो और नौमांश में भी उच्च के हो गए, उच्च के जैसा फल देने वाले हो गए। बुध एवं चंद्रमा दोनों से ही दृष्ट हो गए, तो अच्छी बात है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझ लिए कि जिसके कुंडली में मेष राशि के शुक्रदेव हों और अंशात्मक मान उनका 13-20 से कम हो, तो या इसी को दूसरे कायदे से हम लोग ऐसे समझ लेंगे कि मेष राशि में शुक्रदेव हो और नवमांश कुंडली में वही शुक्रदेव मेष राशि के हों, वृषभ राशि के हों, मिथुन राशि के हों या कर्क राशि के हों, तो यह सूत्र लगता है। अगर नवमांश कुंडली में मेष राशि के शुक्र हैं भी और नवमांश कुंडली में 5, 6, 7, 8 या 9 नंबर की राशि में, तो यह फिर सूत्र नहीं लगता। इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव यहीं पे है तो यह सूत्र लग रहा है, लेकिन शुक्रदेव तो लग्न में है, यानी कि 5 नंबर की राशि में है, तो यह सूत्र नहीं लगा। दोबारा एक बार और सुन ले कि शुक्रदेव मेष राशि के हों और नवमांश कुंडली में शुक्रदेव मेष, वृषभ, मिथुन या कर्क राशि में हों, और लग्न कुंडली में शुक्रदेव शुभ भाव के स्वामी या शुभ ग्रह के साथ युत हों या शुभ ग्रह के द्वारा शुभ भाव के स्वामी के द्वारा देखे जाते हों, तो यह सूत्र लगता है। अब यदि यही नवम भाव में है तो सूत्र लग गया, तो क्या होगा, तो यह भाग्य भाव है। अगर यह लग्न में होता तो व्यक्ति के ओवरऑल जिंदगी के लिए अच्छा फल देता। अब यहाँ पर नवम भाव में यदि है तो वह पूजा पाठ में मन लगवाएगा, भाग्य की उन्नति करेगा, यानी कि भाग्य बहुत ही मजबूत होंगे। जैसा जो व्यक्ति सोचेगा करेगा उसे वह मिलता चला जाएगा, यानी कि जितना काम करेगा कम, लाभ मिलेगा ज्यादा। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत काम करते हैं, लाभ मिलता है कम। क्या होगा, तो जिसके कुंडली में जिस भाव में होंगे उस भाव के फलों में मजबूती हो जाता है। अब इसके बाद में दूसरे सूत्र पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि लग्नेश बलवान हो और शुक्र के साथ द्वितीय स्थान में, शुक्र के साथ दूसरे स्थान में हो, लग्नेश बलवान हो और शुक्र के साथ दूसरे स्थान। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि शुक्र के साथ द्वितीय स्थान में, यानी कि इस सूत्र को हम लोग समझे कैसे। अगर मान लिया जाए कि यहीं पे 9 नंबर की राशि हो, अब इसी नवमांश कुंडली को लग्न कुंडली मान लेते हैं, यहाँ पर 9 नंबर की राशि हो, यहाँ पर 10 नंबर की राशि, तो लग्नेश के साथ शुक्रदेव दूसरे भाव में हो गए कि नहीं हो गए। हो गए, हो गए कौन। अब यहाँ लग्नेश के साथ शुक्रदेव,
और कहा जा रहा है कि द्वितीय भावस्थ राशि लग्नेश, और दूसरे भावस्थ राशि भी बोल दिया था, राशि को देख लेंगे कि राशि कैसा है। तो राशि कई प्रकार से खराब होते हैं, दो कायदे से खराब होते हैं। अब राशि का स्वामी खराब हो जाए तो राशि का स्वामी अपने भाव से पंचम भाव में यानी कि बैठा हुआ है शनि, और अपने उच्च राशि में है, तो राशि का स्वामी मजबूत हो गया। राशि में कोई नीच का ग्रह न हो, या राशि को कोई नीच दृष्टि से ग्रह नहीं देख रहा, तो यहाँ तो स्वयं लगने से नीच के हो गए। तो यह सूत्र क्या लगा इसमें? नहीं लगा। कहने का मतलब आप लोग नहीं समझ पाए। आप लोग प्रति उत्तर देते चलेंगे तो फिर हमको एक ही चीज बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, नहीं तो प्रति उत्तर जब तक नहीं मिलता है आदमी व्यक्ति उसी की पुनरावृत्ति करता रह जाता है। कक्षा है कोई। हाँ, जी। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले यह समझेंगे कि यदि लग्नेश बलवान हो तो यहाँ पर लग्नेश बलवान दो कायदों से माना जाता है। नीच का होना का मतलब बलवान कमजोर नहीं हो गया, नीच के ग्रह भी बलवान होते हैं। बलवान इसलिए बलवान अंशात्मक मान से देखा जाता है कि बल है या नहीं है, अन्य भी स्थितियां बनती है। तो यहाँ पर गुरुदेव का अंशात्मक मान 746 हो गया, सम राशि में है। तो इतने खराब वृद्धावस्था में तो हैं, लेकिन उतने खराब तो नहीं है। 746 अंशों के हैं, ठीक ठाक के हैं, और देव गुरु बृहस्पति वृद्धावस्था के हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि खूब ज्यादा सोचने समझने की शक्ति वृद्धावस्था के ग्रह प्रदान करते हैं। तो अंशात्मक मान से भी ठीक ठाक है। तो कुछ बल तो हुआ, यानी कि नौमान यह बलवान है, कमजोर उतना नहीं है। चंद्रमा के द्वारा, यहाँ पर चंद्रमा है तो चंद्रमा के द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है। जिस राशि में देव गुरु बृहस्पति है उस राशि का स्वामी काफी मजबूत है, इसलिए गुरु को बलवान माना जाएगा। तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति बलवान हो गए, लेकिन है नीच के, तो वह फल देंगे नीच के जैसा, अत्यधिकता दे देंगे। अब नीच के गुरुदेव कैसे फल देते हैं वो अलग विषय वस्तु है। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति बलवान हुए या कमजोर हो गए? बलवान हो गए। बलवान हो गए। नीच के हैं तो वह नीच के जैसा फल देंगे, तो जितना बल रहेगा उतना फल दे देंगे नीच के जैसा। अगर उच्च के होंगे, बलवान है तो बहुत अधिक फल देंगे। उच्च के भी कोई ग्रह हो जाए और बलवान न हो तो क्या फल देगा? नहीं फल देगा। तो यहाँ पर नीच के होने का फल अलग है, उच्च का होने का फल अलग। नीच के होंगे तो खराब ज्यादा फल देंगे ना। हाँ, बलवान होंगे तो नीच के खराब फल ज्यादा देंगे। अगर दूसरे ग्रह को देखेंगे तो गुरुदेव, जो बात बोला जा रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में रह करके बोलिए ना। अब दूसरे ग्रह का नाम बोले, भावेश का नाम बोले, चंद्रमा को देखें। तो चंद्रमा से तो ठीक है, तो चंद्रमा देख रहा है तो अच्छी बात है ना। गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि हो जाना, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होना, यह तो शुभ लक्षण है, ठीक है जी। लेकिन नीच का गुण तो थोड़े समाप्त हो रहा है। नीच का गुण तो है, ये है नीच का गुण है। नीच हो गया तो बातें खराब हो गई, फल नहीं हुआ। अगर यहीं पे नीच के ग्रह नहीं होते, अगर यहाँ पर 12 नंबर की राशि होती, अगर यहाँ पर इसी सूत्र को दूसरे कायदे से फिर ले ले, इसी सूत्र को प्रति उत्तर देते चलिएगा, अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर 12 नंबर की राशि हो जाए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब यहाँ पर गुरु शुक्र हो गए। अब तो यहाँ पर मेष राशि हो गई, तो वैसे भी बलवान हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मंगल भी भाव का स्वामी, मंगल भी देखा जाए तो मंगल कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में मंगल खराब नहीं माने जाते, मंगल खराब नहीं माने जाते। गुरु जी दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव के भाव में बैठने तो खराब थोड़ा तो
ठीक है, हम आपकी बातों को मानते हैं। पहले जो बोला जा रहा है उसी को, सिर्फ उतना ही को समझे और उसके आलोक में प्रश्न पूछे, नहीं तो हम लोग दिग्भ्रमित होते चले जाएंगे। कल की परसों की कक्षा थोड़ा सा देखा जाए कि हाँ, पहले हम जो बोल लेना चाहते हैं उसको पूरा पहले समझने का प्रयास कीजिए, फिर अपनी बातों को रखिए। बीच में हम भी विषयांतर हो जाते हैं और फिर वहीं शुरू से ही हम लोग फिर चर्चा करेंगे। हम जी गुरु जी समझ गए। हमने कहा कि लग्नेश बलवान हो, तो यहाँ पर लग्नेश बलवान हो गए, और बलवान लग्नेश के साथ शुक्रदेव द्वितीय भाव में हो, तो शुक्र भी दूसरे भाव। तो अच्छी बात है, बहुत लाभ मिलता है। इस स्थिति में सावधानी क्या रखना है कि दूसरे भावस्थ राशि का स्वामी नीच का न हो, तो यहाँ मंगल नीच का नहीं है, एक शुक्रदेव नीच का ना हो, शुक्रदेव भी नीच के नहीं है, लग्नेश भी बलवान हो तो लग्नेश भी ठीक ठाक है। अगर किन्हीं परिस्थितियों से भाव का स्वामी नीच का हो जाए, शुक्र ही नीच के हो जाए या लग्नेश नीच के हो जाए, तो यह सूत्र ना ही लगेगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पूर्व जो चर्चा किया वहां पर नहीं लगा। लेकिन अगर यही स्थितियां बनती है तो यह सूत्र लगता है। अब दूसरी नंबर वाली बात, इन सूत्रों को हम लोग कहाँ कैसे देखें? तो इन्हीं सूत्रों को यह किसी भी भाव में लागू हो सकता है। यदि यह लग्नेश के साथ दूसरे भाव में है तो यह व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में सुख समृद्धि प्रदान करने का प्रयास करेगा। परंतु अगर यहीं शुक्रदेव अगर यहाँ चौथे भाव में होते और लग्नेश के साथ, तो लग्न किसको माना जाएगा? और दूसरा भाव अगर, तो जब शुक्रदेव दूसरे भाव में, तो शुक्रदेव अगर चौथे भाव में है तो उससे पिछले भाव का यह दूसरा भाव हो गया, यानी कि तीसरे भाव का यह दूसरा भाव चौथा हुआ ना। जी गुरुदेव। तो तीसरे भाव का दूसरा भाव जो यह हो गया था, तीसरे भाव के स्वामी के साथ युक्त हो, यानी कि लग्न, अब लग्नेश के साथ में शुक्र हो गया। अगर तीसरे भाव का फलादेश करना है तो तीसरे भाव के लिए यह दूसरा भाव हो गया, तो तीसरे भाव के स्वामी के साथ में शुक्र की युति हो जाए और दोनों ही ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाए। साथ में दूसरे भाव के राशि के स्वामी जो बनते हैं, अब यहीं पे सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव ठीक ठाक स्थिति में है, नीच के तो नहीं है ना। सूर्यदेव लग्न में ही, अगर तीसरा भाव को लग्न माना गया तो लग्न में ही सूर्यदेव है, ठीक है। तो यह चौथे भाव के फलों के लिए नहीं, यह तीसरे भाव के फल में काफी अत्यधिक वृद्धि करेंगे, ना कि जीवन के ओवरऑल क्षेत्र के करेंगे। अब तीसरा भाव क्या है? भाई का है, तीसरा भाव उत्साह का है, तीसरा भाव संचार का है, तीसरा भाव एक्टिविटी का है, तीसरा भाव स्किल पावर का है, इत्यादि इनके जीवन में काफी होगा। अगर यही शुक्रदेव अगर यहाँ पे बढ़ जाते हैं दसम भाव में और अपने से पिछले भाव यानी कि तब नवम भाव के स्वामी के साथ यहाँ पर हो जाए, तो क्या होगा? भाग्य में उन्नति समृद्धि होगी। अगर दसम भाव के स्वामी के साथ शुक्रदेव 11वें भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? क्या लाभ मिलेगा? तब फिर कार्य क्षेत्र में काफी उन्नति, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि में उन्नति समृद्धि होगा कि नहीं होगा? होगा गुरुदेव। इसी सूत्र को हम लोगों को समझना है इस प्रकार से। ये नहीं कि केवल पुस्तक में बोल दिया गया कि लग्नेश बलवान हो शुक्र के साथ द्वितीय स्थान, तो लग्नेश तो हम हर भाव को लग्नेश मान सकते हैं। जिस भाव का फलादेश करना होगा उस भाव के स्वामी को, उस भाव के लिए वह लग्नेश हो गया, और जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उसी भाव से दूसरे भाव में शुक्रदेव अच्छी स्थिति में हो, और जो जिस भाव को लग्न बनाए हैं उसका भी स्वामी के साथ में और युद्ध हो, और दोनों ग्रह अच्छे हो, तो उस संबंधित भाव के लिए फल अच्छे हो जाते हैं। अब किसी को कोई संशय हुआ? आगे बढ़े। जी गुरुदेव। अब इसके बाद में जो 9वां श्लोक के जो पहला भाग है उसमें यह कहा जा रहा है कि यदि मेष राशि का मंगल हो, सिंह राशि का मंगल हो और या धनु राशि का मंगल हो, यानी कि अग्नि तत्व राशि में मंगल हो, तो यहां पर देखा जाए
यहाँ पर देखा जाए, अब ये जो कुंडली के फलादेश में बतलाया जा रहा है कि लग्न में हो, तो यहाँ पर यह 5 नंबर की सिंह राशि अग्नि तत्व का तो है, तो यहाँ पे मंगल देव हो, लग्न में ही एक 5 या 9 नंबर की राशि हो और मंगल देव हो और मित्र ग्रह इन्हें देखते हो, तो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, लग्न तो अच्छा फल, बहुत ही, तो जीवन के हर क्षेत्रों में ठीक ठाक होगा, जीवन के हर क्षेत्रों में अच्छा फल मिलेगा। इसको 3-4 कायदे से समझ सकते हैं। अब यह किन किन लग्नों में यह नियम लागू होता है, तो यह मेष लग्न में भी यह नियम लागू होगा, सिंह लग्न में लागू होगा, धनु लग्न में लागू होगा, यही तीनों लग्नों में लागू होगा ना यह नियम, कि और किसी लग्न में होगा? सिर्फ तीनों में होगा, अग्नि तत्व की राशियों में जो लग्न है उसमें ये नियम लगेगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, यह इस कुंडली में लग्न में तो नहीं है। अब अगर लग्न में होते तो यह जीवन के और उफल क्षेत्र में अच्छा फल देते हैं। अब इसको यह देखना है कि लग्न में जो मंगल देव बैठ गए, तो मंगल देव इन्हीं राशियों में हो और कम से कम नवमांश में नीच के ना हो, नवमांश में नीच के ना हो, यानी कि नवमांश में अगर मंगल नीच के हो जाते हैं, कर्क राशि के हो जाएंगे, तो फिर मंगल ही खराब। किसी भी योग कारक ग्रह को देखने के लिए लगने से मजबूत होना चाहिए, या जिस राशि में वह ग्रह है उस राशि के स्वामी को भी मजबूत होना चाहिए। यदि उस राशि के स्वामी मजबूत नहीं है, जिस राशि में संबंधित ग्रह है, तो भी फल नहीं मिलता। अब इस सूत्र को हम लोग यहाँ पर तो लागू नहीं हुआ, तो दूसरे कायदे से समझेंगे कि अगर मंगल देव अग्नि तत्व राशि का होकर कुंडली के जिस भाव में होंगे, मेष राशि, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इस सूत्र को कि अग्नि तत्व में मंगल देव जिस भाव में हो और उस भाव को, कौन सा ग्रह था? मंगल के मित्र कौन है? सूर्य चंद्रमा गुरु। मंगल, उस भाव को सूर्य चंद्रमा या गुरु के द्वारा देखा जाता हो, तो उस भाव के फलों में काफी तीव्र वृद्धि होती है। सूत्र को स्पष्ट समझ लिए? अग्नि तत्व राशि में मंगल देव जिस भाव में हो और उस भाव को सूर्य चंद्रमा या देव गुरु बृहस्पति देख रहे हो, तो उस भाव के फलों में काफी वृद्धि होती है। उस भाव से संबंधित राजयोग पर मिलता है उसे। नहीं समझे आप लोग? कितना बार बोले? समझ गए गुरुदेव। तो फिर बोलते क्यों नहीं? बोलना तो चाहिए ना। जब तक नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कि आप लोग समझ ही नहीं पाए, तो हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे। और एक ही बात को जब बार बार रिपीट किया जाता है तो मन जो होता है ना, थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाता है या कुंठित होता है। तो इसका भी आप लोग याद रखें। अब इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए कि मंगल देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं और देव गुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जा रहे हैं। नवम दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति बकरी स्थिति में है। बकरी ग्रह बलवान होते हैं, तो बलवान मित्र के द्वारा देखे जा रहे हैं। और मंगल देव यहाँ अग्नि तत्व की राशि में है।
तो यह पंचम भाव से संबंधित फलों की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? वृद्धि करेंगे गुरुदेव। अकॉर्डिंग टू एज, अगर अकॉर्डिंग टू एज जातक की उम्र अगर विद्यार्थी का है, पढ़ाई का है, तब पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ाई पंचम भाव पढ़ने का भी है, पंचम भाव सीखने का भी है। तो सीखने एवं पढ़ने के क्षेत्र में यदि जिसकी कुंडली होगी, पढ़ाई के समय का बात होगा, तो अत्यधिक पढ़ने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? पढ़े हुए विषय वस्तु अधिक कंट्रोल में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे गुरुदेव। आएंगे। और जो पढ़ाई का जो भाव है, पढ़ाई का जो भाव है, अब इनके गुरुजन को भी देख ले। पढ़ना यहाँ से है तो इनके विवेकशीलता यहाँ से है तो इनके गुरुजन भी क्या है? एक तो देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में, दूसरे शनिदेव जो नवमांश कुंडली में उच्च के हो गए, तो यह भी अच्छे हो गए। दोनों ही बकरी हैं, बलवान है, इनके गुरुदेव भी बहुत अच्छे होंगे। एवं मन में इच्छाएं पढ़ने के प्रति कैसा होगा? तो बुध चंद्रमा भी है यहाँ 11वें भाव में। पंचम भाव से 11वें में बुध चंद्रमा का होना, 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह अच्छे बल देते हैं। बुध जो सीखने के कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, तो पढ़ने में मन भी लगेगा। ये सभी कई सूत्रों को मिलकर के पढ़ने के लिए अच्छा योग हो गया। अब यहाँ पर संबंधित ग्रह बलवान भी होने चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति तो सामान्यतः बलवान है, मंगल देव बलवान है कि नहीं है? तो मंगल देव का अंशात्मक मान यहाँ पर देख लिया जाए 143 है, अंश बल से कमजोर है, परंतु यहाँ लग्न के अंशात्मक मान के करीब में है, या 621 है, तो यहाँ पर 143 है, यानी कि 4 अंशों की ही तो दूरी है लग्न से। तो लग्न के नजदीक में होने के कारण मंगल यहाँ पर फल दे रहे हैं। और अत्यधिक फल वृद्धि के लिए जातक जो है अगरबत्ती वगैरह जला के पढ़ने बैठ जाए तो और अच्छी बात है। अगरबत्ती वगैरह जलाकर पढ़ने बैठे तो और अच्छी बात है। यहाँ पर अब यह सूत्र हम लोग समझ गए। अब अगला सूत्र जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा था फल दीपिका पुस्तक में, कि 10वें स्थान का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में स्थित हो, तो यह तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि 9मेष एवं 10मेष का राशि परिवर्तन हो जाए तो इससे बढ़िया योग या सर्वोत्तम योग कुंडली में माना जाता है। यह सभी अच्छा, क्योंकि नवम भाव जो होता है, यह भाग्य हुआ, गुरुजन हो गए, हमारी आस्तिकता हो गई, और यह कर्म हो। तो कर्म एवं धर्म दोनों का परस्पर समन्वय हो जाए, कर्म एवं धर्म का, धर्म के साथ में कर्म, कर्म के साथ में धर्म, अगर दोनों का समायोजन हो जाए किसी भी व्यक्ति के कुंडली में, तो इससे सर्वोत्तम योग क्या हो सकता है? इससे सर्वोत्तम योग तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे अब 2 नंबर की राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, शुक्रदेव यहाँ पर होते, और 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव यहाँ पर होते, तो यह योग लगता है। लेकिन इस उदाहरण कुंडली में योग नहीं बन रहा है। तो यदि यह राशि परिवर्तन भी हो तो हम लोग कम से कम 9मांश कुंडली देख लें, 10मांश कुंडली देख लें। हालांकि यहाँ पर डिटेन कुंडली बनी है, उसकी नहीं आ सकता। तो क्या इन दोनों कुंडलियों में दोनों ग्रहों की स्थिति सही है? तो शुक्रदेव को देखा जाए अपने मित्र राशि में, मंगल देव को देखा जाए अपने मूल त्रिकोण राशि में। 9मांश कुंडली में भाव नहीं देखे जाते, राशियां देखी जाती है। तो शुक्र भी मित्र राशि में, मंगल भी अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो मंगल काफी मजबूत है। यहाँ भी विद्या के क्षेत्र के लिए मंगल देव 9मांश में जो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए काफी बलवान हो गए। 10मांश कुंडली में भी मंगल देव को देखा जाए कहाँ है, तो उसी राशि में है जिस राशि में मंगल देव लग्न कुंडली में है, उसी राशि में डिटेन कुंडली में। तो यह जो है डिटेन कुंडली एवं लग्न कुंडली में यह मंगल देव 2 कुंडली में वर्गोत्तम हो गए, कर्म क्षेत्र के लिए वर्गोत्तम हो गए, अच्छा फल देंगे, ठीक ठाक। गलत बात है। अगर यही मंगल शुक्र का यानी कि 9मेष और 10मेष का राशि परिवर्तन हो जाए और 9मांश कुंडली या 10मांश कुंडली, किसी भी कुंडली में ये संबंधित ग्रह अगर खराब हो जाए, नीच के हो जाए, तो यह फिर योग नहीं लगता। क्योंकि राजयोग तभी प्रबल होता है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। जितने हमारे कर्म कर्तव्य अच्छे होंगे उतना ही राजयोग प्रबल होगा ना। जी गुरुदेव। और राजयोग 2 प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर शुक्र भी है डिटेन कुंडली में, अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तुला राशि के शुक्र हैं। मंगल भी है तो मित्र राशि के हैं, तो 10मांश कुंडली भी ठीक, 10मांश कुंडली में मंगल देव ठीक, शुक्र ठीक, 9मांश में भी शुक्र मंगल ठीक, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ राशि परिवर्तन ही नहीं। यदि अगर इनका राशि परिवर्तन होता तो अच्छी बात, लेकिन यह शुक्र यहाँ पर नहीं करता। यदि होता तो अच्छी बात है। अब इसके बाद में जो अगला सूत्र है, हम लोगों ने पढ़ा था कि धनु राशि के आधे भाव में
यानी कि धनु राशि में सूर्य और चंद्रमा हो और लग्न में शनि, लग्न में शनि, फिर दोबारा पढ़ें कि धनु राशि में सूर्य हो वहीं पे चंद्रमा हो और लग्न में शनि हो, बलवान मंगल हो, उच्च का हो तो भी अच्छा बात है। तो इसमें कई चीजों को समायोजित कर लिया गया। तो वैसे फलदीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 168 पर यह लिखा गया है कि फलदीपिका पुस्तक के 168 पृष्ठ पर लिखा गया है, आप लोग अपने अपने यदि हो तो पुस्तक का पन्ना उलट सकते हैं। हालांकि अलग अलग टीकाकार के अलग अलग पृष्ठ हो सकते हैं। हमारे पास में गोपेश कुमार ओझा जी का जो पुस्तक है उसमें है 168 पृष्ठ पर 168 पृष्ठ पर लिखा गया है कि यदि शनिदेव तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि या मीन राशि, इन 5 राशियों के होकर, इन 5 राशियों के होकर अगर लग्न में हो, इन राशियों अगर इन राशि के होकर इन राशि का होकर लग्न में हो, इन राशि का होकर शनि लग्न में हो तो अच्छा फल देते हैं, अच्छा फल। परंतु इन राशियों का होकर शनि देव नवमांश में खराब स्थिति में न हो। नवमांश में अब शनि को शत्रु कौन मानता है? तो शनि को शत्रु चंद्रमा नहीं मानता, शनि को शत्रु सूर्य मानते हैं। तो सूर्य की राशि 5, बुधदेव शनि को शत्रु नहीं मानते, गुरुदेव शनि को शत्रु नहीं मानते, शुक्र को शनि शत्रु नहीं मानते, शनि स्वयं में नहीं होता। यानी कि सिर्फ सूर्य की राशि, सिर्फ सूर्य की राशि और शनिदेव नीच जो होते हैं मंगल की राशि, यानी कि 1 और 5 राशि में नवमांश कुंडली में ना हो। दूसरे कोई ग्रह शनि को शत्रु मानते हैं क्या? गुरु जी एक बार शनि सूर्य की राशि में और फिर मंगल की राशि में। अब शनि को शत्रु जो ग्रह मानता हो वही ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस सूत्र को समझा जाए पुनः कि फलदीपिका पुस्तक के 168 पृष्ठ पर जो हमारे पास में पुस्तक है उस पुस्तक में लिखा हुआ है नीचे में कि तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि का होकर यदि शनिदेव लग्न में होते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। परंतु यह भी देखना चाहिए कि शनिदेव अंशात्मक मान के अनुसार नवमांश कुंडली में, कम से कम नवमांश कुंडली में सिंह राशि के या मेष राशि के न हो, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव शनि को शत्रु मानते हैं और मेष राशि में जी मेरे कुंडली में नवमांश में शनि मेष राशि, मेष राशि, तो मेष राशि में और आपके लग्न में ही शनिदेव हैं। लग्न कुंडली में गुरु जी? हाँ, लग्न कुंडली में केंद्र में है, सप्तम भाव में। तो वो अलग चीज है ना। तो फिर उसके लिए देखना तो सप्तम भाव में कौन सी राशि है? मिथुन राशि। तो मिथुन राशि तो यहाँ पर है ही नहीं है। ये नहीं है। सूर्य चंद्रमा धनु में है, लगने से सिर्फ इतना है। अगर इन राशियों का होकर अगर वह जिस भाव में है, यहाँ पर लग्न के लिए अच्छा फल दे दिया गया, तो यदि इन राशियों के होकर शनिदेव
कुंडली के किसी भी भाव, जिस भाव में होंगे, अगर लग्न में है तो अच्छा फल देंगे, तो लग्न के लिए अच्छा फल देंगे, प्रशस्त हो गया तो लग्न के लिए प्रशस्त हो गया, ठीक है। तो वह जिस भाव में होंगे उस भाव के लिए प्रशस्त हो जाएंगे ना, सिर्फ उसी भाव को वह अच्छा फल दे देंगे, बशर्ते। गुरुजी अगर शनि राहु केतु लगन में है, धनु राशि में है, पर राहु केतु एक्सेस में आ जाए तब तो फिर गड़बड़ हो गया ना। अब राहु केतु से हो गया था, राहु के द्वारा जब कोई भी ग्रह जब युक्त हो जाता है या केतु से कोई भी ग्रह युक्त हो जाता है तो उसकी रश्मियां छीन हो जाती है, अच्छा नहीं माना जाता, तो वह फल कम हो जाएगा या खराब हो जाएगा। बलवान स्थिति में होनी चाहिए। और किसी को संशय? अब अगर यह इस राशि के होकर के अगर शनिदेव यहाँ पर होते, शनिदेव यहाँ पर हो गए, अगर कुंभ राशि के हैं तो इन राशियों में से किसी भाव का एक क्रम, और नवमांश में अब शनिदेव तुला राशि के हैं, ठीक ठाक है, चलिए जी, तो वह जीवन के किस क्षेत्र में अच्छा फल दे देंगे। तो यह जो है अगर लग्न में होते तो जीवन के ओवरऑल सभी क्षेत्रों पर देते, क्योंकि लग्न सभी भावों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सभी अन्य भाव तो सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते ना। तो सप्तम भाव का केवल देंगे अच्छा फल। हाँ, तो सप्तम भाव क्या है? तो वैसे भी पापग्रह का एक नियम, हाँ ना, हाँ, सप्तम भाव सहयोग का होता है, बस सहयोग। और पापग्रह जो होते हैं वह जीव तत्वों को नुकसान करते हैं, तो खास करके दाम्पत्य जीवन उतने अच्छे नहीं होंगे, हल्का फल्का कड़ुता समयानुसार कभी कदाल चलता रहेगा, लेकिन उतनी बड़ी विषमताएं भी नहीं आएंगी। लेकिन जो व्यवसाय दुकानदारी आदमी व्यवसाय वगैरह करेगा या नौकरी करेगा, उस क्षेत्रों में कर्तव्यशीलता की भावना ज्यादा होगी, या अगर दुकानदारी कर रहा है वह भी ठीक है, या बाहर के लोगों से जो सहयोग लेना देना है वह भी ठीक है, इनके जीवन साथी से इन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा, परंतु इनसे इनका जीवन साथी उतना पूर्ण रूप से संतुष्ट, यानी कि इनके व्यवहार से बातों से उतने खुश नहीं रहेंगे, लेकिन विवाद नहीं होगी, लेकिन इनके जीवन साथी से इनको पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। यदि शनिदेव कम से कम नवमांश कुंडली में 5 और 1 नंबर की राशि में ना हो, और दशमांश कुंडली भी कर्तव्य का होता है, दशमांश कुंडली में किसी भी भाव में हो, भाव आधारित फलादेश बाद में, लेकिन कम से कम या 5 और 1 नंबर की राशि में। अब इसके बाद में हाँ, धनु राशि की जो चर्चा हो रही थी, तो धनु राशि के आधे अंशों में अगर सूर्य देव हो और वहीं पे चंद्रमा हो, यह नियम है। तो यह नियम तो हम लोग क्या समझना है कि सूर्य देव के साथ में कोई भी ग्रह होता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य देव के साथ में कोई भी ग्रह हो तो वह अस्त ही हो जाता है। अस्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है गुरुदेव। लेकिन यहाँ पर जो फल दीपिका पुस्तक के 168 पृष्ठ पर जो लिखा गया है कि धनु राशि में सूर्य हो, धनु राशि में कहीं भी सूर्य हो, तो धनु राशि यहाँ है, यहीं पे सूर्यदेव होते, चंद्रमा की युति होती, लग्न में शनिदेव हो जाते और मंगल की स्थिति अच्छी होती, बलवान हो, मंगल उच्च का हो, स्वराशि का हो, यानी कि अच्छी स्थिति में बलवान में हो, शुभ स्थिति में बलवान का हो, शुभ स्थिति में बलवान हो, तो अपने राशि में हो जाए, अपने उच्च राशि में हो जाए, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो जाए, तो अब यहीं पे मंगल देव हो जाते, तो कम से कम अपने स्वराशि में तो है, तो अच्छा फल हो। अब इस सूत्र के लिए यहाँ नहीं देखना है कि शनिदेव शत्रु राशि में, लेकिन अगर यही लग्न में शनि की शत्रु राशि नहीं होती तो ज्यादा फल मिलता। योग जो बनते हैं उसके फल मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ग्रह की स्थिति जितनी अच्छी होती है, जितना शुभ होता है, उतना ही अधिक अच्छे शुभ फल मिलते हैं। जितना ही उसमें कमी आ जाती है, तो शत्रु राशि में होने के कारण शनि देव की स्थिति थोड़ी खराब हो गई, इसलिए फल उतने नहीं मिलेंगे। अगर यहीं पे सिंह राशि नहीं होता या 1 नंबर की राशि यहाँ पर अगर ना होता, दूसरा कोई भी राशि होता तो थोड़ा ठीक ठाक, या जितना ही मजबूत राशि होता उतना ही ज्यादा फल।
इसके बाद में 11वें श्लोक की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगली कक्षा में हम लोग 12वें श्लोक से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। 11वें श्लोक में है कि चंद्रमा, चंद्रमा शुभ चंद्रमा, बलवान चंद्रमा, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा केंद्र में हो, तो इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा केंद्र में है। अगर चंद्रमा केंद्र में होता है और चंद्रमा से 5वें सूर्य, 6ठे सूर्य, 7वें सूर्य, 8वें सूर्य या 9वें सूर्य हैं, चंद्रमा से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें सूर्य हैं, तो साथ ही चंद्रमा को शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हो, या चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा से त्रिकोण में, शुभ भावों में स्वराशि का ग्रह हो, या अपने मूल त्रिकोण राशि का ग्रह हो, या भावेशों के आधार पर शुभ ग्रह हो, तो भी अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छे सुख समृद्धि की विकास होती है। यानी कि चंद्रमा केंद्र में हो और चंद्रमा से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें इन भावों में सूर्य हो और चंद्रमा शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, या शुभ भावेशों के द्वारा देखा जाता हो, या चंद्रमा से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, या यदि चंद्रमा से केंद्र त्रिकोण में कोई पाप ग्रह भी है और स्वराशि का है, तो अच्छा फल। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई किसी को समझने में? नहीं गुरुजी। है इस सूत्र में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रमा से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव में अगर सूर्य हो तो इसमें थोड़ी सी स्थिति और भी खराब हो जाती है कि चंद्रमा से अगर 6ठे में सूर्य हो या चंद्रमा से 8वें सूर्य हो, तो यह उतना फलदायी नहीं होता जितना चंद्रमा से 5वें, 7वें या 9वें भाव में सूर्य हो, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है और मन की गंभीरता ही हमें धन यश सभी देता है। सूर्य धन यश पराक्रम या सूर्य देव हमारे ओवरऑल पद प्रतिष्ठा सभी के कारक हैं, और उसी से चंद्रमा अगर खटाष्टक योग बन जाए तो मन और प्रतिष्ठा के बीच में प्रतिद्वंदता होने लगती है, इसलिए उतने अच्छे नहीं फल मिलते, लेकिन फल तो मिलता ही है। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा का खटाष्टक योग न हो तो और सुंदर हो सकता है क्या? तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो कक्षा अच्छी लगी हो तो ऐसा देखते हैं कि वीडियो तो आप लोगों को मिलता ही है, परंतु आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम 2 शब्द कमेंट में जरूर लिख देना चाहिए कि हम या अच्छा है। कोई भी एक वाक्य लिखने में, थोड़ा सा क्लिक करके लिख देने में समय कितने लगते हैं। और कक्षा के अंत में सभी सदस्य कृपया अपने अपने कैमरा खोलना चाहिए और आपस में आज के विषय वस्तु में हम लोगों ने क्या समझा नहीं समझा, अंत में 1-2 मिनट का जो सारांश जो होता है ओवरऑल पर परिचर्चा अवश्य करनी चाहिए। गुरुजी अगर नवमे